नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश अज़र खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। आज हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस का एक युवा ऐसा चेहरा जिस पर हो सकता है कि इस बार विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस अपना विश्वास जता सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक हमीद काजी के साहबजादे नूर काजी। बहुत बहुत स्वागत है नूर काजी साहब आपका। धन्यवाद। काजी साहब, पहला सवाल, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ तक हासिल की और राजनीतिक सफर बताएं। जन्म बुरहानपुर में ही हुआ है, शिक्षा भी यहीं से ली है मैंने, स्कूल की भी कॉलेज की भी। और राजनीतिक सफ़र एनएसयूआई से शुरू किया और फिर यूथ कांग्रेस में काम किया। अब कांग्रेस में काम करने का मौका मिल रहा है। परिवार शुरू से कांग्रेस ही रहा है। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, फिर कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के साथ रहे, मिनिस्टर रहे। यहाँ से वो 3 बार विधायक रहे, 3 बार मिनिस्टर रहे। फिर मेरे फादर को मौका मिला, उन्होंने सेवा की। तो परिवार तो शुरू से कांग्रेस ही रहा है। राजनीति में ने आपका प्रमोशन होते जा रहा है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी आप जो है स्टेज पे रहे हैं, राहुल गांधी के साथ चले हैं, क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है, तो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को राहुल जी ने स्टेज पे जगह दी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ जब कार्यकर्ताओं की पूछ परख है। काजी साहब, ये बताइए कि 2018 के अंदर जो है सरकार बनी थी कांग्रेस की, 19 महीने, लगभग 15 महीने सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस उसे संभाल नहीं पाई है। नहीं, घर के भेदी थे तो वो चले गए भाई, जो गद्दार थे वो चले गए, जो वफादार थे वो टिके रहे। सरकार तो ठीक है, 1.5 साल चली और कमलनाथ जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई, वादे पूरे किए। और कमलनाथ जी का पूरा फोकस था, जो मैनिफेस्टो में हमने वादे किए थे उनको पूरा करना है। लेकिन कुछ हमारे साथ जो उस वक्त कांग्रेस में लोग थे, उनका अपना निजी स्वार्थ के कारण वो सरकार में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने सरकार गिराई, बीजेपी से हाथ मिलाया और वापस चले गए। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ की मिट्टी थी वो वहीं पहुँची। वो सिंधिया परिवार है, सारा देश जानता है कि देश की आज़ादी से लेके यहाँ तक सिंधिया परिवार का क्या रोल रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो किया है वो कोई नई बात नहीं है, उस परिवार की परंपरा उन्होंने निभाई है। लेकिन सिंधिया जी एक बार फिर जो है संकेत दे रहे हैं लगातार, उनके पार्टी के नेताओं से जो अब बीजेपी के अंदर कटास चल रही है, उनके मंत्री भी जो है इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। क्या फिर कहना चाहेंगे, आपको कांग्रेस में वापसी है? सम्मान की लड़ाई के नाम पर सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ा था और भाजपा में उनको कितना सम्मान मिला है ये पूरा प्रदेश और पूरे देश ने देखा है कि क्या उनकी गति बनी। यहाँ कांग्रेस के फ्रंट लाइन में थे वो, हमने कई बार देखा कि चौथी, पाँचवीं और सातवीं लाइन में सिंधिया जी बैठे हैं। तो शायद वो जो सम्मान चाहते थे वो उनको भाजपा में मिला है। ऐसे सूत्र बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस बार जो है अगर भाजपा की सरकार बनती है तो अगले मुख्यमंत्री भी सिंधिया हो गए। सरकार ही नहीं बन रही है तो ये तो प्रश्न कोई दम वाली बात ही नहीं। 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अधिक सीटें लाके सरकार बना रही है। लेकिन अगर बन गई तो बनेगी संभव ही नहीं जिंदगी? है। देश की जनता ने तय कर लिया है इस विनाशकारी पार्टी की सरकारें हर राज्य से हटाना है, जिसका ताज़ा उदाहरण है कर्नाटक। कर्नाटक में सारे हथकंडे अपनाने के बाद आखिरी में धर्म की राजनीति की। देश की जनता ने बता दिया है कि अब विकास की राजनीति पर हम मोहर लगाएंगे, विनाश की राजनीति को हम दरकिनार कर देंगे। कर्नाटक उसका उदाहरण है। लेकिन काजी साहब, एक बात है कि जो उधर के राज्य होते हैं साउथ के, वहाँ पे कई जगह ऐसा होता है कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता है, लेकिन इसका आकलन मध्य प्रदेश के मध्य से लगाना, इन्हें उत्तरी देशों से लगाना, ये कर्नाटक में सरकार थी, हमने कर्नाटक की सरकार को हटा के कांग्रेस की सरकार बनाई है। साउथ में भी इन्होंने अपना पैर फैलाया था, अब वहाँ वो शून्य होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश समझ रहा है कि देश को क्या चाहिए। 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार को लोग याद कर रहे हैं कि उस वक्त जीडीपी क्या हुआ करती थी, बेरोजगारी का जो मुद्दा था वो कम होता जा रहा था, जो महंगाई है वो आज आसमान पे छू रही है। जब पूरे विश्व में ग्लोबल महंगाई और ये छाई हुई थी, जब मनमोहन सिंह जी ने भारत की जीडीपी को संभाल के रखा था, तो आज वो याद कर रहे हैं। एक छलावे के तौर पर अच्छे दिन आएंगे के वादे से जो मोदी आए थे, अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये पार्टी सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है। ये जुमला देती है, काम करते हैं इनको नहीं आता है। काम सिर्फ सरकार कांग्रेस चला सकती है, देश को आगे कांग्रेस बढ़ा सकती है। लेकिन कांग्रेस, जैसे मैंने अभी कहा है कि अगर भाजपा की मान लो सरकार बन जाती है तो क्या सिंधिया जी मुख्यमंत्री सिंधिया जी बनेंगे? का नंबर 5वें 6वें के बाद भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो हम देख रहे हैं 5वें 6वें के बाद भी नहीं। ऐसा क्यों? ये गोद लिए हुए बच्चे हैं सिंधिया जी। जब इनको पता है कि जिस पार्टी से गद्दारी करके आए हैं तो अगला विश्वास कैसे कर लेगा। आज स्थिति यह है कि उनके साथ के लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, उनके लोगों को शायद मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की बात चल रही है। तो मुख्यमंत्री तो सपना है।
संभव ही नहीं भाजपा में, नहीं बन सकते हैं। संभव ही नहीं है। काजी साहब ये बताइए कि जो है इस बार जो है कांग्रेस की पॉलिसी बन गई है कि युवाओं को अधिक जो है मौका दिया जाएगा, लोकसभा हो विधानसभा हो। क्या लगता है युवाओं पे इस बार जो है कांग्रेस अपना विश्वास जताएगी? जो राहुल जी की पॉलिसी है और भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई है कि देश क्या चाहता है। तो उसके आधार पर आप देखिए बहुत सारे स्टेट में जिलाध्यक्षों पे युवाओं पर विश्वास जताया है। हमारे बुरहानपुर में जो जिलाध्यक्ष बनाया है वो युवा है। तो नो डाउट कि युवाओं पर पार्टी विश्वास जता रही है और उनको मौका दे रही है। विश्वास जताएगी इन्हें? बिल्कुल 100%। जो भी चेहरा होगा युवा होगा। काजी साहब एक और सवाल है कि ये बताइए कि विधानसभा चुनाव आपके सामने है 2023 का, क्या रणनीति रहेगी आपकी? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, पुरानी पेंशन योजना सबसे बड़ा मुद्दा, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा। देश में किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उन किसानों के डेलीगेशन से बुला के बात करते हैं। तो किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक मेरे विधानसभा का मामला है, इस विधानसभा में 2 से 3 बार अभी तूफान आया, केले की फसल खराब हुई, तरबूज की फसल खराब हुई, सर्वे हुआ, आज तक मुआवजा नहीं मिला है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों से बात करती है कि वो किसान हितैषी है, किसान पुत्र है, किसान की आय दुगनी करेंगे, और हाल ये है कि किसानों का जो नुकसान होता है उसका मुआवजा तक नहीं दे पाते। वहीं लगे महाराष्ट्र में ये स्थिति है कि 3 बार मुआवजा मिल गया है। हमारे यहाँ से जो इंश्योरेंस के नाम पे फसल बीमा के जो प्रीमियम किसान जमा कराते हैं वो करोड़ों रुपए यहाँ से कंपनियां ले गई, इंश्योरेंस का दे नहीं पाई भुगतान। और अब तो स्थिति ये है कि सरकार कंपनी तय नहीं कर पा रही है कि किसको काम दे। लेकिन मोदी जी ने जो कानून किसान आंदोलन के समय लागू किया था तो उसको वापसी भी ले लिया था। मजबूरी हुई थी ना, उनके व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए जो पॉलिसी बनाई थी उसमें देश के किसानों ने विरोध किया, मजबूरी में उन्हें घुटने टेकना पड़े और कानून वापस लेना पड़ा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी वहाँ पे नहीं पहुँचे, लेकिन अब तक के जो है दिल्ली के अंदर लगभग 1 महीना से ज़्यादा जो है कुछ दिन ऊपर चढ़ गए हैं, पहलवानों का धरना जो है जारी है। राहुल गांधी जी अब तक की नहीं पहुँचे वहाँ पर। नहीं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता वहाँ पहुंचे हैं। मोदी जी की सरकार जो होगी ना, उनकी डिमांड सरकार से है, वो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहाँ जाके आए हैं, शशि थरूर जी आए हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के नेता आए, बहुत सारे पूर्व केंद्रीय मंत्री वहाँ प्रियंका गए। गांधी है। प्रियंका गांधी खुद गई वहाँ पर, लेकिन उनकी डिमांड सरकार से है, सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुंचा। लेकिन समर्थन देने के लिए तो एज ए पीएम वेटिंग है राहुल गांधी जी, जो है पीएम का चेहरा माना जा रहा है, लेकिन जाना चाहिए था। कांग्रेस के साइड से उन्होंने प्रियंका गांधी को भेजा, लेकिन और वो भी क्यों नहीं नेताओं गए? को। वो कहीं ना कहीं चुनाव में बिजी थे इस कारण, लेकिन कांग्रेस का पूरा समर्थन है। लेकिन 1 महीने हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने पूरी दुनिया में इस देश का नाम रोशन किया, आज वो अपने खुद को बचाने के लिए जिस सरकार के सामने अपने मुद्दे रख रही है, डिमांड रख रही है, अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। और बात है बेटी बचाओ की, जब इस लेवल की हाई प्रोफाइल बेटियां जिन्होंने मेडल जीते हैं, अगर उनकी ये दशा है तो सोचो आप गाँव में और छोटे छोटे कस्बों में क्या होता होगा। क्या बेटी बचाओ का ये नारा मोदी जी के मुंह से अच्छा लगता है या भाजपा के मुंह से अच्छा लगता है? तो क्या आप सुरक्षित नहीं मानते बेटियों को? जब से मोदी जी की सरकार आई है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कितना जुल्म माओं पर, बहनों पर, बेटियों पर हुआ है। इंडेक्स उठा के देख लीजिए। मध्य प्रदेश की बात कीजिए, देश में हम इसमें टॉप आ रहे हैं, यूपी से आगे निकलते जा रहे हैं। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा से कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि सारे गुंडे भाजपा में हैं। तो वहाँ कानून व्यवस्था होगी कैसे? हमने टीवी पे देखा कि थाने में घुस के भाजपा के गुंडों ने कैसी व्यवस्थाएं बिगाड़ी है, चाहे वो उज्जैन का मामला हो कि और दूसरी जगह का मामला हो, हमारे सामने है। तो जो गुंडे या गुंडों की सरकार है, वहाँ आप कानून व्यवस्था की बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर जो मध्य प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है, बुलडोजर चला रही है। हाल ही में खंडवा का मामला है कि सीमी की जो लोग थे उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो क्या आप इसको कार्रवाई नहीं मानते? एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, एक समुदाय पे कार्रवाई हो रही है, तो क्या इसको कार्रवाई मानेंगे या चुनावी स्टंट मानेंगे? उज्जैन में कार्रवाई होती, खरगोन में होती, यहाँ होती है, लेकिन बाकी जो लोग पकड़े जाते हैं उनके ऊपर क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होती? अतीक अहमद को मारने वालों के आज तक मकान नहीं टूटे हैं, क्या वजह है? ये भी तो समझना होगा कि कानून, सरकार, पुलिस सबके लिए एक जैसी है। किसी एक समुदाय विशेष पर ये बुलडोजर चला के दूसरे समुदाय को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश का हर नागरिक एक जैसा है, समान है, तो कानूनी व्यवस्था भी उसके लिए एक जैसी और समान होना चाहिए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी चश्मे से देखती है। इसकी ये वजह है कि आज देश में माहौल खराब है। आज 28 मई है, आज रविवार है। आज मोदी जी जो है जो नई सांसद भवन है उसका जो है उद्घाटन करने वाले हैं। लगभग 19 पार्टियों ने जो है विरोध दर्ज किया है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, कई अन्य राजनीतिक दल शामिल है। क्या कहेंगे आप? क्या इस देश को नए संसद भवन की ज़रूरत थी, या इस देश को अभी स्वास्थ्य व्यवस्था की और अच्छे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत थी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत थी, नए रिसर्च सेंटर की ज़रूरत थी एग्रीकल्चर पर? आज भी हम दुनिया के बहुत सारे देशों के मुकाबले में, भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी बहुत सी टेक्नोलॉजी और बहुत सी रिसर्च में हम पीछे हैं। तो क्या उन स्टेशन की ज़रूरत नहीं थी? क्या यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी? क्या हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं थी? क्या सेना को और मजबूत करने की ज़रूरत नहीं थी? हमारा संसद भवन तो आज भी सुरक्षित है, आज भी अच्छी हालत में है। सिर्फ नाम के लिए ये सरकार जब से आई है, या तो नाम बदल रही है सड़कों के, शहरों के, या नए भवन बना रही है। देश को नए संसद भवन की ज़रूरत नहीं थी। देश को और IIM, IIT और ऐसे संस्थानों की ज़रूरत थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी गिना दें कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में कितने IIM, IIT और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। वहाँ तो वहीं खड़े हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, आज पिछले सरकार जो बोले तो हर साल 2 करोड़ देंगे, आज हम कहाँ पहुँच गए? कोविड से जो लोग अपने व्यापार से त्रस्त हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई? तो इनका कोई काम पर फोकस नहीं है। इनका फोकस किस चीज़ पर है? लोगों का ध्यान भ्रमित करना, लोगों का ध्यान भटकाना और ऐसे मुद्दों को चुनाव के वक्त उछालना जिसका देश के विकास, प्रगति, तरक्की से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब देश बदल रहा है। कर्नाटक से वह हवा चल पड़ी है कि हम धर्म के आधार पर सरकारें नहीं चुनेंगे। धर्म हमारा आस्था का मामला है, वो हमारे दिल में है, वो अपनी जगह है, लेकिन देश को विकास के लिए पॉलिसी चाहिए। तो जिसके पास पॉलिसी होगी लोग उसको वोट देंगे। पूरे देश के अंदर जो है नाम बदले जा रहे हैं, सभी जो इलाकों के। यूपी के अंदर देखा जाए तो जितने भी जो कई योगी जी ने जो है कई जगह नाम बदले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल की जो हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम रानी कमलावती बाई कर दिया गया है। इन सब नाम बदलने की प्रथा को किस रूप में देखते हैं आप? इनके पास काम करने की कोई पॉलिसी नहीं है, तो नाम बदल कर लोगों का ध्यान भटकाते कि देखो हमने काम किया है। सिर्फ स्टेशन पर कलर पोत रहे हैं, उन स्टेशन को डेवलप कर देते, आधुनिक बना देते, और जो फैसिलिटी स्टेशन पे आज हमारे यहाँ नहीं है वो बढ़ा देते, बजाय नाम चेंज करने। आपने नाम चेंज किया, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन स्टेशन को आधुनिक कब होंगे? आज पिछले 10 साल से सरकारें हैं, क्या पॉलिसी आई, क्या बदलाव आया, कितनी नई ट्रेनें चला दी, ये बता दें। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, कहाँ है वो बुलेट ट्रेन? हवा हो गई। हम अपने देश की ट्रेनों को सुरक्षित नहीं कर पाए, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कई पुराने पुल आज भी है, उन पुलों को नहीं बदला जा रहा है, और बात बुलेट ट्रेन की हो रही है। ये जुमलेबाज सरकार है, इनके पास सिर्फ जुमले हैं, कोई पॉलिसी नहीं। लेकिन ट्रेनों के लिए तो लगातार जो सरकार काम कर रही है। भोपाल के अंदर की बात करें तो लगातार जो है ब्रिज का काम अभी भी वहाँ पर चालू है, और कल के दिन ही जो है कोलकाता को सौगात मिली है, वहाँ पे ट्रेन का काम चालू है, लगभग पूरा होने वाला है। पानी के अंदर से ट्रेन जा रही है। फेस क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि 2, 4, 5 जगह काम कर लेने से देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पूरे देश पर है। इस बार जो केंद्र ने GST के नाम से उनके पास जो फंड और बजट आया है, उस हिसाब से पॉलिसी कहाँ बनी? सुरक्षा का बजट कम कर दिया, किसानों का बजट कम कर दिया, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप का बजट काट दिया। तो आप ये देखिए ना कि 2, 4 चीज़ें करा के, फीते कटवा के, पूरे मीडिया को ध्यान हटा के मेन मुद्दों से हटा देते हैं। देश 2, 4 स्टेशनों से फीते काटने से कुछ डेवलपमेंट नहीं बोलते। पूरे देश में कोई पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी तो बनी नहीं। मध्य प्रदेश की हालत देख लो आप क्या है। अधिकतर जो नाम बदले हैं, जैसे हबीबगंज किसी मुस्लिम के नाम पे था, जो यूपी के अंदर भी जो नाम बदले गए हैं जिसका नाम प्रयागराज रखा गया है, ये सब मुस्लिमों के नाम पे जो प्रदेश थे या फिर नाम जो शहर थे उन्हीं को अधिकतर जो है बदला जा रहा है। क्या देखिए एज ए मुस्लिम नेता होने के नाते? बीजेपी की जो मानसिकता है वो खुल के सामने आ रही है। इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुसंख्यक समाज को वो समझते हैं कि ये चीज़ें करके हम आकर्षित कर लेंगे। बहुसंख्यक समाज समझ चुका है कि भैया ये स्टेशनों के नाम बदलने से, शहरों के और सड़कों के नाम बदलने से मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। मुझे नौकरी की पॉलिसी आप दीजिए, शिक्षा की पॉलिसी दीजिए, रोजगार की पॉलिसी दीजिए।
कर्नाटक में बहुसंख्यक ने सरकार को उखाड़ फेंका है, ये हमारे सामने उदाहरण है। लेकिन बीजेपी तो माइनॉरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, कई नई नई योजनाएं निकाल रही है। जैसे आप बताइए कि स्कॉलरशिप का जो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप है उसका बजट कम कर दिया, तो कैसे माइनॉरिटी को आप आकर्षित करेंगे? सिर्फ जुमलेबाजी से? जब से सरकार बनी है 10 साल से, मॉब लिंचिंग किसके साथ हुआ है? ये माइनॉरिटी, सबका साथ सबका विकास, और मॉब लिंचिंग इनके साथ। सीए एनआरसी कानून क्या फोकस था? एक विशेष समाज, विशेष तबके को उसमें ये लोग टारगेट कर रहे थे। एजुकेशन की पॉलिसी में कटौती कर दी। हज के मामले में आप देखो तो सब्सिडी हटाने के बाद भी हज को अलग अलग स्टेशनों से 1-1 लाख रुपए तक महंगा कर दिया। कैसा साथ है, कैसा विकास है? माइनॉरिटी को ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और छलावा है। माइनॉरिटी के लिए इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। देश की राजनीति किस ओर जा रही है, क्या कहेंगे आप, किस रूप में देखते हैं? विकास लोग समझ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों की आंखें खोल दी है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा निकली, गैर राजनीतिक मैं यात्रा। देश की राजनीति की बात कर रहा हूँ। पूरे देश की राजनीति उससे बदली है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल में सरकार बदली है, कर्नाटक में बदली है, तो नॉर्थ में भी और साउथ में भी आप देख रहे जहाँ जहाँ सरकारें बन रही है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा आ रहा है कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। तो जो लोग तोड़ रहे हैं अब उनको हटाइए, और जो जोड़ने वाली पॉलिसी है कांग्रेस की उसके साथ हो जाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत पहले से जुड़ा हुआ है? भारत जुड़ा हुआ है, भारत के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जब से भाजपा आई है हर रोज एक नई पॉलिसी लाके तोड़ने की कोशिश करती है, लोगों के बीच में नफरतें फैलाने का काम करती है, और इस देश की जनता इनके छलावे को समझ चुकी है। बात बुरहानपुर की कर लेते हैं। जातिगत समीकरण पे कैसे चेहरे को आप जो है बुरहानपुर में बिठाएंगे? कांग्रेस का उम्मीदवार सबका उम्मीदवार होगा, उसका जातिगत आधार पर कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सारे धर्मों की पार्टी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और चाहे हमारे सेक्टर में ले लो SC हो, ST हो, OBC हो या माइनॉरिटी हो, हर समाज का वोट कांग्रेस को मिलता है और मिलता रहा है। जो भी उम्मीदवार होगा सारा समाज, सारे वर्ग उसके साथ हैं। बिल्कुल काजी साहब, हमारे सवाल आपके जवाब जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप लोग देखते रहिए BNC न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है BNC न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम द DRK शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर के कांग्रेस के युवा नेता नूर काजी। काजी साहब, अगला सवाल आपसे यह है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, लगभग सभी नेशनल चैनलों ने उसको वीडियो को उठा लिया है, खबर बना दिया है। वीडियो बुरहानपुर का है। हाल ही में दिग्विजय सिंह जो है बुरहानपुर दौरे पे थे, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में जो उनका सम्मेलन था उसमें मौजूद थे। अल्पसंख्यक नेता को वो जो है मंच से उतार रहे हैं, उनको भगा दिए हैं वहाँ से। आप वहाँ पे मौजूद थे, और वीडियो वायरल होने के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी जो है ट्वीट किया है। लगभग सभी ने इसको जो है ट्वीट किया है और जवाब दिया है। बीजेपी ने पलटवार कांग्रेस पे किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ जो कार्यक्रम था वो एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने जो 70 विधानसभाएं सेलेक्ट की है, जब पिछले 3 या 4 बार से हम लोग हार रहे हैं, तो क्या कारण है वो कार्यकर्ताओं के बीच जाके पता लगा रहे हैं। तो उस पर एक डेकोरम था स्टेज पर कि पूर्व विधायक, संगठन के अध्यक्ष और कोई प्रदेश का पदाधिकारी वो बैठेगा। कोई भी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है या प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ऊपर नहीं रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम ये पॉलिसी बदल रहे हैं कि पहले क्या होता था कि मंच भरा होता था और कार्यकर्ता नीचे होता था। अब हमने मंच को खाली कर दिया है कि हमको मंच में नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना है। दिग्विजय सिंह जी ने खुद अपना उद्बोधन देने के बाद सबसे अंतिम पंक्ति में जाके वो बैठ गए कार्यकर्ताओं के बीच कि मैं आम कार्यकर्ता के बीच में बैठ के उसकी बात सुनना चाहता हूँ। एक वो पॉलिसी थी। तो ऊपर प्रोटोकॉल के आधार पर 7 या 8 ही चेयर थी, जिस पर तो कार्यक्रम में उन जो 7 आए थे उनको मैंने भी टच किया था। अबरार भाई हमारे पार्षद है कि यार ऊपर जो है सिर्फ प्रोटोकॉल के आधार पर है, बाकी सारे मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नीचे हैं, तो आप दीप प्रज्वलन के बाद नीचे चले आना। तो उसके बाद जब उनके स्टाफ ने कहा और कि आप नीचे आ जाइए, तो वो वहाँ थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में बोलने लगे, तो राजा साहब का ध्यान गया। तो दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि बेटा आप सामने आ जाओ या साइड में हो जाओ, तो इस पर उन्होंने इशू बना दिया। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो है इन पर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, जब उन्होंने रिप्लाई दिया और एक अनवांटेड अननेसेसरी बात कही कि मुसलमानों के साथ ऐसा होता है। आप एक बात बताओ, ये वही कांग्रेस है कि देश की आज़ादी से लेके आज तक मुसलमानों की सबसे प्रखर आवाज़ में और सारे मुद्दे उठाने वाले अगर कोई नेता है पूरे देश में तो वो दिग्विजय सिंह जी है।
दिग्विजय सिंह जी माइनॉरिटी की आवाज़ को उठाने वाले सबसे बड़े नेता है। हम उनसे ये कहेंगे कि आप ऐसा कर रहे हैं, उस पर तो ये शक जाता है कि नेताजी कैसे पहले से कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं आए थे, या नेताजी को किसने हाथ का इशारा करके मंच पे बुलाया था, ये भी सोचने वाली बात है, या वो किससे जुड़े हुए हैं। अगर हम गंभीरता से देखें तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के ऊपर ये बोलना कि माइनॉरिटी वाली बात, तो आज देश में जितनी बड़ी घटनाएं होती है माइनॉरिटी के खिलाफ, सबसे पहले अगर कोई मुद्दा या आवाज़ उठाते हैं तो दिग्विजय सिंह जी होते हैं, और प्रूफ के साथ उठाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो राज्यसभा में लड़ते हो, लोकसभा में लड़ते हो, या सदन में लड़ते हो, या सड़क तक अगर कोई लड़ता है माइनॉरिटी की लड़ाई तो वो दिग्विजय सिंह जी। हाथ दे के बुलाने की बात कही, किसने बुलाया था हाथ दे के? अब ये तो परिवार और की बात है। वो अजय रघुवंशी समर्थक है, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष भी है प्रदेश के अंदर, अभी नेता भी है वह। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, वो तो कांग्रेस का पार्षद है। अजय रघुवंशी भी कांग्रेस के एक पदाधिकारी है और वो मंच पर थे, मैं भी और मंच आपने पर। कहा कि प्रोटोकॉल था वहाँ पे, कुछ ही लोग जो है सीमित हाँ लोग ऊपर बैठ सकते थे। अजय रघुवंशी जी खुद ऊपर बैठे थे। हाँ। आप जो यहाँ के निर्दलीय विधायक है आशेरा भैया, वो ऊपर थे। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ऊपर थे। नहीं, क्या हुआ, 4 पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह को ऊपर इसलिए बिठाया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उन्होंने कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दिया है, इसलिए वो मंच पर थे। अजय रघुवंशी प्रदेश के महामंत्री हैं, इसलिए वो मंच पर थे। दोनों जिलाध्यक्ष मंच पर थे, और हमारे यहाँ के जो संगठन प्रभारी है सिलावट जी, वो मंच पर थे। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मंच पर इसलिए था कि कुछ फाइलें और ये उनके पास थी जो हमको बूथ स्तर पर वो देना था, और कोई नहीं था मंच पर। देखिए, वो क्या देखें कि जो आप जिस तरीके से उसको नेशनल मीडिया उठा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट किया है कि राजा साहब की आदत ही है ऐसा करना, तो भी ये क्या कहेंगे, स्वीकारने की? किसानी बिल्ली खंबा नोचे हैं, मुद्दों के अभाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा बैकफुट पर है, जितने वादे पिछले 20 साल में किए हैं सब धराशायी हो गए हैं। ये तो अभी खुद ही महाराज और शिवराज में खींचतान चल रही है, तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, नेशनल मीडिया में छाने के लिए सिंधिया जी ये मुद्दा ले रहे हैं। सिंधिया जी को अगर इतनी ही चिंता है माइनॉरिटी की, तो लड़े शिवराज सरकार से, आए सड़कों पर कि क्यों स्कॉलरशिप काट दी है, क्यों मुसलमानों के और अल्पसंख्यकों के मकान तोड़े जा रहे हैं बिना जांच के। अभी तो कोर्ट में केस चल रहे हैं, आपने पहले फैसला सुना दिया, क्यों सिंधिया जी आते नहीं सड़क पे। आज कांग्रेस का वो तो हमारा पारिवारिक मामला है, अगर दिग्विजय सिंह जी कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारे गार्जियन है, संरक्षक है, और अबरार इसी दल का एक पार्षद है। लेकिन वो मीडिया में आ गए ना। मीडिया में लाया गया है, देखिए मीडिया अभी किस लाइन पे चल रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मसाला चाहिए तो मीडिया इसको मसाला समझ रही है। परिवार का मामला है, अबरार परिवार का छोटा सदस्य है, दिग्विजय परिवार के मुखिया है। अगर परिवार का मुखिया डांट भी दे तो कोई बात नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन अगर पड़ोसी आकर उसको मुद्दा बनाना चाहे तो अभी समझ सकते हैं कि उस पड़ोसी के घर के संस्कार क्या है। तो क्या लगता है फिर किसी पड़ोसी ने उनको मुद्दा बताया? सिंधिया जी ये पड़ोसी है ना, अब हमारे घर के सदस्य तो नहीं है। अबरार जी को तो सिंधिया जी ने खुद आके नहीं बोला होगा। पर अबरार का ही वीडियो वो चला रहे हैं ना। अगर दम है तो माइनॉरिटी के हित के वीडियो चलाएं और शिवराज से सरकार से सवाल करें। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ और ये थे। सिंधिया जी, आप केंद्र में मंत्री हैं, उस पॉलिसी पे बात करें। हज की फ्लाइट्स का मामला जो है आज पूरा गरमाया हुआ है, हमें कोर्ट जाना पड़ा, आपके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर है आप, और अलग अलग स्टेशन से हाजियों के अलग अलग किराए तय हो रहे हैं। बॉम्बे से अलग है, भोपाल से अलग है, भुवनेश्वर से अलग है, कलकत्ता से अलग है, नागपुर से अलग है। कैसा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री चला रहे हैं आप? ये पूरा मुद्दा प्योर माइनॉरिटी का है, यहाँ आपके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली, और ये इस मुद्दे को आप हवा दे रहे हैं। इससे आप मानसिकता समझिए कि सिंधिया जी की सोच कितनी नीचे और छोटी हो गई है। अबरार का जो कहना पड़ा है कि आने वाले चुनाव के अंदर जो है इसका असर देखने को मिलेगा, और उन्होंने कहा है कि ये पूरे मेरी नहीं बल्कि पूरे अल्पसंख्यकों की आप बेइज्जती है, मुसलमानों की बेइज्जती, ये ऐसा खुद अबरार का कहना पड़ा है। लेकिन ना और अल्पसंख्यकों का मैं ठेकेदार हूँ, ना अबरार है, ना कोई और है। अल्पसंख्यक समाज अपने आप में खुद अकलियत वाला समाज कहा जाता है, उसको सोचने की समझने की सलाहियत है, और राजनीतिक रूप से तो अल्पसंख्यक समाज बहुत होशियार है। वो ना मेरे छलावे में आना, ना किसी के छलावे में आना। तो कोई एक व्यक्ति ये बोले कि आने वाले चुनाव में ये होगा वो होगा, ये सब निराधार बिना आधार की बातें हैं, कोई दम वाली बात नहीं। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए ऐसा बोलना, नाराज़ है, गुस्से में बच्चा बहुत कुछ बोल देता है, इसका कोई
अर्थ या मीनिंग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन काजी साहब एक बात ये भी है कि जो बुरहानपुर की जो भाजपा के नेता है अल्पसंख्यक के अजहरुल हक है, जो कि अल्पसंख्यक के भाजपा जिला अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष है, और भी जो भाजपा के जो मुस्लिम लीडर है, वो इस वीडियो की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह को उन्होंने कहा है वीडियो के संदेश के माध्यम से, आप कौन होते हो, आपको किसने हक दिया ये मुसलमानों को इस तरीके से बेइज्जत करने का, क्या कहेंगे आप फिर? देखिए, वो जो कार्यक्रम था वो कांग्रेस का था। अबरार कांग्रेस का पार्षद है, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, संरक्षक हैं। तो परिवार का मामला है, उसमें भाजपा को बोलने की ज़रूरत ही नहीं। भाजपा को अगर बोलना है तो वो अपने तौर पर अपनी पॉलिसी में देखे कि वो मुसलमानों के लिए क्या कर सकती है या अभी तक क्या किया है। हज का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, उसमें ये जो भाजपा नेता का आपने नाम लिया है, इन्होंने क्या किया? कौन से अपने बड़े नेता से बात की? हमारे नेता आरिफ मसूद को हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर वो फैसला वापस हुआ। तो हमें तो कोई भी मुद्दों के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। तो ये जो भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा है, ये सिर्फ झंडे बैनर बांधने का मोर्चा है, पॉलिसी के मामले में इनसे कोई लेना देना नहीं। केंद्र में 2 मंत्री हुआ करते थे किसी टाइम में, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी। आज दोनों कहाँ हैं? आज दोनों नेता गायब हैं। तो ये पॉलिसी है कि आपको हम शीर्ष पदों पे नहीं बिठाएंगे। वो लोग बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहले उन दोनों नेताओं को ढूंढ के बताओ कि आज वो दोनों मंत्रिमंडल से बाहर है। माइनॉरिटी का मंत्रिमंडल स्मृति ईरानी के पास है। केंद्र में आज की तारीख में एक भी माइनॉरिटी से मिनिस्टर नहीं है। क्या बात करेंगे? मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? भाजपा एक मुस्लिम को टिकट नहीं देती है, और ये बात करेंगे माइनॉरिटी की। तो पहले लोकसभा और विधानसभा में मध्य प्रदेश में मुसलमानों के लिए टिकट मांगो, तब आपके आँख खुल जाएगी कि आपकी पार्टी की माइनॉरिटी के लिए क्या पॉलिसी है। और अबरार का मामला हमारे परिवार का है, सुलझ चुका है, कोई मुद्दा ही नहीं। कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को जीत मिली है, भाजपा हारी है। पॉलिसी के तहत कांग्रेस की पॉलिसी बहुत अच्छी थी। भाजपा का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, 40% कमीशन आम हो गया था। जनता ने महसूस किया कि इस सरकार को हटाना बदलना बहुत ज़रूरी है, कांग्रेस को लाना है या विकास करना है। कर्नाटक के लोगों ने करके दिखा दिया है। तो क्या लगता है आपको ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है? 100% भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोगों के सोचने का नज़रिया फिर से बदला है। जो विश्वास उन्होंने भाजपा में करने की कोशिश की थी, आज वो समझ आ गया है कि वो गलती थी, उसको सुधारना है, और वो देश की जनता ने सुधारना शुरू कर दिया है। देश में शिक्षा, बेरोजगारी, बुरहानपुर की बात कर लेते हैं। शिक्षा, बेरोजगारी और भूखमरी ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं। इस क्षेत्र में आपने क्या किया अब तक? देखिए, सरकार पिछले 20 साल से भाजपा की है, तो करने का काम सरकारों का है। सवाल किससे करेंगे? सरकार से। रही बात हमारी, तो यहाँ एजुकेशन का जो सेक्टर है, उसमें मैं फ़क्र से बोल सकता हूँ कि मेरे परिवार ने काम किया है। स्कूलें खोली हैं, कॉलेजेस खोले हैं, मेडिकल कॉलेज है यूनानी का, जिसको हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, बीएड कॉलेज है, ग्रेजुएशन कॉलेज है, स्कूल है, उर्दू स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, हिंदी स्कूल है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में मेरे परिवार ने यहाँ बहुत काम करने की, सेवा करने की कोशिश की है, और करते आ रहे हो, करते रहेंगे। रोज़गार की बात है तो यहाँ का जो सबसे बड़ा सेक्टर है केले का, उसमें मेरा परिवार पिछले 70 साल से काम कर रहा है, एक बहुत बड़ा सेक्टर में काम कर रहा है। रही बात किसानों की, किसानों को आधुनिक शिक्षा देने का काम मेरा कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है, जो कहीं ना कहीं मेरे फादर के चेयरमैनशिप में चल रहा है। तो सरकारों के अभाव में के बावजूद अपने सोर्स पर, अपने दम पर हम लोगों ने काम करने की कोशिश की, और कर रहे हैं और करते रहेंगे। सरकार एक माध्यम होता है आपकी स्पीड को बढ़ाने का, वो नहीं है। जब आएगी तो और तेज़ी से काम करेंगे। जिस यूनानी कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, उसी में आपकी भाई है फरीद काजी, लगातार उसका विरोध करते रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी जो है आप पर, जो है सीनियर काजी साहब है, उन पर जो है कई तरह के ऐसे आरोप लगाए थे, बोले भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कहेंगे फिर? देखिए, वहाँ जब वो ये बात करते हैं ना, तो वो एक एम्प्लॉई है। तो अक्सर होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में खींचतान होती है, तो वो इंटरनल मैटर है। हम आज भी एम्प्लॉयर है, वो आज भी एम्प्लॉई है। अगर हमें कहीं कुछ ऐसी चीज़ें लगती है और यह लगता है कि हम कहीं उसमें असहज महसूस कर रहे हैं, तो उसका एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहिए। हर चीज़ को बात करने के लिए बाहरी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। चीज़ें होती है, सॉल्व हो गई, कोई इशू नहीं है। जिस कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें, उस पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं। हाँ,
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जब आरटीआई के अंदर निकाला तो ऐसा बताया गया, उन्होंने ऐसा आरोप है कि आपको, आपके पिता को जो है 1 मंथ यानी हर महीने जो है 1-1 लाख रुपए महीना आता है, लेकिन कुछ काम ही नहीं है। कोर्ट में केस करना चाहिए, जैसी सूचना के अधिकार से ऐसी कोई जानकारी लगे तुरंत केस कर देना चाहिए कोर्ट पे, हमको नोटिस आना चाहिए कि साहब आप सैलरी ले रहे हैं, आरोप है, आप काम करोगे ना तो आप पर आरोप लगेंगे, इसका कोई आधार होना चाहिए, आधारहीन है, 1 रुपया सैलरी भी नहीं मिल सकती है, लेना तो दूर की बात है, मिल ही नहीं सकती है। 16 एम्प्लॉय है, 17वां रख नहीं सकते। मेरे फादर चेयरमैन हैं, मालिक को तनख्वाह नहीं मिलती। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है कि चेयरमैन को सैलरी देंगे, तो कैसे लेंगे। मैं वहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, तनख्वाह सिर्फ एम्प्लॉय को मिलती है, एम्प्लॉयर को नहीं मिलती। और अगर सूचना के अधिकार में किसी ने कुछ ऐसा निकाला और कुछ निकला, तुरंत कोर्ट जाके नोटिस आना चाहिए। तो आरोप को निराधार मानते हैं आप? 100%, 100। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से नोटिस भेजिए कि साहब आप ये तनख्वाह कैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो संभव ही नहीं है। इसका ऑडिट होता है हर साल, ऑडिट में आप कैसे बताओगे कि भाई सैलरी दे रहे हैं, है ही नहीं। जब पॉलिसी ही नहीं है तो मिलना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, झूठा आरोप है, निराधार आरोप है। बदनाम क्या होता है कि जब एक आदमी काम कर रहा है तो हम उसके कंपेयर में या उसके बराबरी में काम नहीं कर सकते, तो उसको बदनाम कर दो। और मेरे परिवार की सोच रही है, लाइन को लंबी करो, छोटी मत करो। तो जो हमारे लिए हमारे पीछे लगे रहते हैं, चाहे राजनीतिक रूप से हो या और कोई रूप से, तो वो यही होता है कि वो हमारी लाइन छोटी करने की कोशिश करते हैं और वो सारा एफर्ट्स उसमें लगा देते हैं। मेरी उन भाइयों से भी सलाह है कि आप भी अपनी लाइन लंबी करो, साथ मिलके काम करेंगे। शहर को बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है, इस शहर में बहुत सारा डेवलपमेंट बाकी है, उसको करना है। तो बजाय आलोचना करने के, साथ में आओ, मिल के काम करेंगे। भाजपा अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष है अजहरुल हक, वह आपकी कई मरतबा शिकायतें करते हैं और बाकायदा जो है जांच अधिकारी भी आते हैं। क्या कारण है, क्यों शिकायत करते, कोई आपको कुछ? देखिए, मेरी शिकायत करते हैं, है ना। आजकल जब से आज़ादी आ गई है कि आप मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत कर दो या कर दो, लोग करते हैं, अधिकारी भी आते हैं, निकलता क्या है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि मेरे परिवार के सहारे अपने आप को राजनीतिक रूप से चमकाना और अपनी पार्टी में एक जगह बनाने के लिए मेरे और मेरे परिवार के नाम का इस्तेमाल करना। लेकिन आप ही का क्यों करते हैं? हम ही काम कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, हम फ्रंट में खेलते हैं, तो जो फ्रंट में खेलेगा उसी पर हो। उनका कहना है, उन्होंने जो है कहा था कि जो आपका ये ट्रस्ट है, इसके अंदर आप शहर की जो लोग हैं उनको शामिल कीजिए। वो कौन होते सलाह देने वाले, वो कौन? हमारा अपना ट्रस्ट है, बरसों पुराना ट्रस्ट है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चल रहा है, तिब्बिया कॉलेज, शहीदा हॉस्पिटल। तो उनसे सलाह मांगी किसने कि वो दे रहे हैं? काजी साहब, एक और सवाल ये बताइए कि माइनॉरिटी को जो है, माइनॉरिटी पे इस बार बीजेपी काफ़ी फोकस कर रही है और माइनॉरिटी की जो है हमेशा उनको जो है कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। कैसे बचाएंगे आप कांग्रेस के जो माइनॉरिटी वोटर हैं उनको बीजेपी से? पूरे देश को भाजपा से बचाने की ज़रूरत है, सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं, पूरे देश को भाजपा से बचाने की ज़रूरत है। और पूरा देश समझ चुका है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये जोड़ने की नहीं, तोड़ने की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं। तो आज पूरा देश भाजपा से दूर भाग रहा है, भाजपा को भगा रहा है। माइनॉरिटी हो या ओबीसी हो या एससी हो एसटी हो, ये कोई वोट बैंक नहीं है। अपने तौर पर लोग समझते हैं, पॉलिसी के तहत वोट देते हैं। क्या माइनॉरिटी ने कुछ राज्यों में बीजेपी को वोट नहीं दिया? हासिल क्या हुआ? धोखा। तो ये कहना कि कांग्रेस का वोट बैंक, ऐसा नहीं, कांग्रेस ने काम किया है माइनॉरिटी के साथ, माइनॉरिटी के लिए, इसलिए झुकाव कहीं ना कहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के साथ है, कुछ अन्य राज्यों में दूसरी सेकुलर पार्टी के साथ है। तो कांग्रेस का कोई वोट बैंक या मुस्लिम किसी का वोट बैंक नहीं है। मुस्लिम उसके साथ है जो उसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, उसकी परेशानी में खड़े हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस की पॉलिसी है अब जो है कि युवाओं को मौका दे। आप भी युवा है, अगर कांग्रेस ने आपको इस बार विधानसभा में मौका दे तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? कांग्रेस पार्टी मेरी गार्जियन पार्टी है, मुझे एनएसयूआई से लेके यहाँ तक पहुँचाने वाली, मौका देने वाली पार्टी कांग्रेस है। जो आदेश होगा उसका पालन होगा।
चाहे पार्टी बोले कि चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ेगी, पार्टी बोले कि चुनाव में इस उम्मीदवार का काम करो तो काम करो। कांग्रेस के अंदर अगर चुनाव लड़ने की बात करें तो गुटबाजी भी बहुत है। नहीं, इसको गुटबाजी नहीं बोल सकते आप। कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे हैं, इन्हें बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे पास है। वी आर ऑल बेस्ट, हम सब बेस्ट है, उसमें से जो पार्टी चुन ले। गुटबाजी की बात करें तो एक जो है, एक तरफ जो है अजय रघुवंशी का भी एक गुट है, समर्थक है। शेरा भैया जो है यहाँ के विधायक है। एक तरफ रिंकू टाक जो अभी नए जिलाध्यक्ष बने हैं, उनके भी जो एक गुट है। तो ये तीनों गुट क्या है? नहीं, गुटबाजी नहीं है। आप ये मान के चलिए 3 मोर्चे हैं और ये तीनों मोर्चे मिल के भाजपा के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पहले होता था ना जल थल वायु, 3 सेना है। सेना तो देश की एक ही है, लेकिन अलग अलग विंग होते हैं। ऐसे यहाँ पर अलग अलग विंग है, हर आदमी अपने अपने साइड के लोगों को संभाल रखा है। टारगेट सिर्फ भाजपा है, गुटबाजी है ही नहीं। तो गुटबाजी हम नहीं है। विंग है। जैसा सेना के 3 अंग है, वैसे यहाँ 3 4 5 आप जितने भी गिनाएंगे, ये सब एक है। वो भारतीय सेना है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक साथ है। विधायक अगर बन जाते हैं इस बार कांग्रेस से आप बुरहानपुर से, क्या करेंगे बुरहानपुर के लिए आप? सबसे पहला काम शिक्षा पर काम करना है। आज भी बहुत सी बेटियां इस माहौल में, जो भाजपा ने माहौल बना दिया है, बाहर जाके नहीं पढ़ पा रही है। तो वो तमाम कोर्स जो मेरे शहर में नहीं है और बच्चियां करना चाहती है, लेकिन कॉलेजेस ना के अभाव में वो घर बैठी है, वो तमाम कॉलेजेस यहाँ खुलवाने हैं। बुरहानपुर को एजुकेशन हब बनाना है, उस पर सबसे पहले काम करना है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगारी का। तो ऐसा ही नहीं है कि हमें बहुत बड़े बड़े उद्योग डालने हैं। हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, अगर उसका जाल बिछा देंगे तो हज़ारों लाख युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा। तो ऐसे उद्योगों पर फोकस करना है। कमलनाथ जी का बहुत बड़ा विज़न है, जो पिछले चुनाव में भी आप लाए थे, छिंदवाड़ा मॉडल। उस छिंदवाड़ा मॉडल पर हम काम करेंगे, फोकस करेंगे, तो बुरहानपुर भी बेरोज़गारी से बहुत हद तक निजात दिला देंगे। तो मेन जो फोकस है एजुकेशन, बेरोज़गारी, शिक्षा पर काम करना। आखिरी सवाल है, क्या समस्याएं देखते हैं आप बुरहानपुर की? सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी। ताप्ती मिल बंद पड़ी है। लॉकडाउन के बाद से ताप्ती मिल जब से बंद हुई है, भाजपा के सारे नेता जुमलेबाजी कर रहे हैं, उस मिल को चालू नहीं करा रहे हैं। हमारे नेता अरुण यादव ने उस मिल की कायाकल्प कर दी थी, पूरी काया पलट दी थी, और उसको रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन था। नेपा मिल बहुत बड़ा साधन था। आज क्या हाल है? कांग्रेस द्वारा स्थापित लेकिन नेपा इन मिल तो मिलों, चालू हो गई है। आप देखो कि उसको जो क्षमता अरुण भाई के टाइम थी, आज उस क्षमता पे काम हो रहा है क्या? उससे कम हो रहा है। वजह क्या है? नेपा के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर शिफ्ट हो जा रहे हैं। वजह क्या है? बेरोजगारी। बुरहानपुर में ताप्ती मिल बहुत बड़ा जरिया था, क्या हुआ हाल? बंद पड़ी है। वहाँ का जो बेरोजगार युवा है वो कहाँ जाएगा? 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो परेशान है, और भाजपा के नेता अपनी मस्ती में मगन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे बुरहानपुर कांग्रेस के युवा नेता नूर काजी, जिनसे हमने बात की है, बेबाक सवाल के जवाब जाने। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। तब तक के आप लोग भी देखते रहिए BNC न्यूज़। नमस्कार।